गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस एकेडमी। तो संडे के सीरीज में जो नया टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। इससे पहले हम कोविड-19 को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं। कोविड-19 का एमपी लेड पे क्या इम्पैक्ट हुआ था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट संडे चाइना कैसे कंसील कर रहा है अपने यहाँ का कोरोना वायरस आउटब्रेक वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये सभी वीडियोस संडे सीरीज की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हम हर पीपीटी को अपलोड करते हैं और उसके बाद आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और इसी कोविड-19 की वजह से पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड की बहुत ही टॉप मोस्ट इकोनॉमीज थी जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी एक तरीके से कोलैप्स होने की कगार पे आ चुकी हैं। इसी के साथ में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है इस फैटल डिजीज से वो पॉसिबल हो सकती है सिर्फ 2021 के अंदर, और वो भी एक पॉसिबिलिटी है, कुछ कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुई है, क्योंकि ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट बैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है, ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इनफैक्ट कमोडिटीज की प्राइसेस जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी नीचे जा रही हैं। तो ज़्यादातर नेशंस एक तरीके से रिसेशन या फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की कोलैप्स की कगार पे आ चुके हैं और हालत इतनी खराब है कि काफ़ी सारी कंट्रीज तो आईएमएफ से फाइनेंशियल हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे भी कोविड-19 के केसेस आए हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी ने एक तरीके से लॉकडाउन अनाउंस किया है। तो अभी एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक डैमेज किस तरीके से हुआ है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हो जाती इस कोविड-19 के लिए। रिकवरी की पॉसिबिलिटी भी तभी हो सकती है जब एक वैक्सीन डेवलप की जाए, अदरवाइज ये डिजीज क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है तो एक तरीके का डायलेमा है कंट्रीज के अंदर कि अगर वो लॉकडाउन को एक्सटेंड करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, और अगर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं तो सिटीजन की हेल्थ और भी ज़्यादा खराब होती है। तो ये डायलेमा तभी रिजॉल्व हो सकता है जब एक वैक्सीन बन के आए। इनफैक्ट आईएमएफ के जो एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये जो ग्रेट लॉकडाउन हुआ है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि वो ग्लोबल जीडीपी को 3% तक कम कर सकता है। तो आईएमएफ के एमडी के स्टेटमेंट से पता लगता है कि वर्ल्ड इजीली किसी भी टेरिबल डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन की वजह से डेवलप्ड नेशन इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्राइसिस ऐसा है जो कोई बाउंड्री नहीं जानता, इससे हर कोई इम्पैक्ट होने वाला है, हर कोई हर्ट होने वाला है। अब क्योंकि ट्रायल चल रही है, वैक्सीन आई नहीं है, तो 2020 के अंदर ऐसे कोई रिकवरी के साइंस नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ पार्शियल एक रिकवरी दिख रही है, वो भी 2021 के अंदर, और ये भी एक तरीके से एक होप पे बेस्ड है, ना कि कोई कंक्रीट प्रूफ है। अब देखा जाए तो प्लेनेट के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर कम से कम आधी आबादी करंटली एक लॉकडाउन के अंदर है, और जो हर वीक के अंदर एक्सटेंड हुए जा रहा है। इवन यूएस के अंदर ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उनमें एक रिकॉर्ड ब्रेक आया है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से जर्मनी के इकोनॉमिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनकी कंट्री की इकोनॉमी श्रिंक करने वाली है एटलीस्ट 10%।
और कुछ इसी तरीके का एस्टिमेट फ्रांस के अंदर भी किया गया है। अब क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से लिमिटेड हो गया है, सब चीज़ों पे बैन लग गया है, तो सब चीज़ें एक तरीके से रुक सी गई हैं। ना शिपिंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली हो पा रही हैं, ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही से हो पा रही हैं, ट्रक्स रुक गए हैं, ट्रेन्स रुक गई हैं, और कुछ इसेंशियल गुड्स या ऐसी गुड्स मूव भी कर रही हैं, वो उस रेट पे नहीं है जैसे पहले कर रही थी। तो चाहे शिपिंग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवेज हो, सभी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। और इन सब की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो एक तरीके से डैमेज हो गई है। उसमें एक स्लो डाउन आ गया है प्रोडक्शन के अंदर भी और कंजप्शन के अंदर भी। इवन WTO ने ये एस्टिमेट किया है कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो 32% तक गिर सकता है। एंड एक मल्टीनेशनल बैंक UBS की स्टडी के अकॉर्डिंग जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो भी 17% फॉल कर गया इन जनवरी एंड फरवरी। अब क्योंकि स्लो डाउन की वजह से सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई हैं, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज कर गया है। और जो मूव करना होता है या मूविंग गुड्स फ्रॉम अ फैक्ट्री और अ फार्म टू अनदर कंट्री, ये राइज कर गया है एटलीस्ट 25%। इनफैक्ट जो मार्जिन है बेनिफिट का ऑनलाइन फर्म और ऑफलाइन फर्म के अंदर वो है बिटवीन 0.5% टू 3.5%। और इससे ये लग रहा है कि बहुत सी फर्म इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ ट्रेड राइज कर रहा है। और ऐसे भी इंसिडेंसेस देखने को मिल गए हैं जहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो ये जो राइज इन कॉस्ट ऑफ ट्रेड है उस चीज़ को मूव ऑन करना चाहते हैं कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि वो इस नुकसान को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रखते। अब क्योंकि डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया है, ट्रेड एकदम से डिसरप्ट हो गया है, तो जो एक सप्लाई चेन बनी हुई थी ग्लोबली, तो वहाँ पे एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है। और ये कंट्रीज के लिए काफ़ी सीरियस इशू होने वाला है। अब देखते हैं कि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे कैसे पड़ने वाला है। तो जो FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि एक तरीके से शिफ्ट होगा सप्लाई एंड डिमांड में फूड के कंटेक्स्ट के अंदर। और उसने वर्ल्ड को ये वार्न भी किया है कि एक फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी आ सकती है अगर कंट्रीज ने अपने वल्नरेबल पीपल को प्रोटेक्ट नहीं किया हंगर और मल न्यूट्रिशन से। साथ में फूड सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर आप नहीं जानते हैं प्लीज गूगल इट। इनफैक्ट सिर्फ FAO ने ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी वार्न किया है कि कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से एक फूड शॉर्टेज भी ट्रिगर कर सकता है और इससे मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, और उनकी हालत और भी बुरी होने वाली है जो ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी और मल न्यूट्रिशन को झेल रहे हैं। अब कोविड-19 ने न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी इम्पैक्ट किया है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक काफ़ी मेजर पार्ट है इकोनॉमी का, जो कि अकाउंट करता है कम से कम 16% ऑफ ग्लोबल GDP इन 2018। अब क्योंकि सप्लाई और डिमांड के अंदर मिसमैच है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडस्ट्रीज हैं उन पे भी काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का एस्टिमेट देखा जाए तो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से जो ग्लोबल FDI है वो भी 5% से 15% तक श्रिंक कर सकता है, क्योंकि एक फॉल डाउन आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो कि कपल हुआ है फैक्ट्री शटडाउन से। यानी कि फैक्ट्री शटडाउन हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं कर रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रेड हाई हो गया है, तो इन सब की वजह से FDI भी श्रिंक कर रही है। और ये जो श्रिंकिंग है FDI के अंदर, इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एनर्जी, ऑटोमोटिव एंड एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, या फिर ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज जहाँ पे FDI ज़्यादा आता है। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट, ये ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है इस कोविड-19 की वजह से,
उनके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक इश्यू बन गई है। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट सप्लाई के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने भी यही कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल ट्रेड काफी डिस्टर्ब हुए हैं, और क्योंकि ये कोविड-19 काफी ज्यादा स्प्रेड होने वाली चीज है, तो पिछले कुछ मंथ से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने अपने नेशनल बॉर्डर्स को एक तरीके से सील कर दिया है, क्योंकि कोई भी कंट्री ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वहां पे और भी ज्यादा कोविड-19 के केसेस आए। और इन सब की वजह से टूरिज्म और जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो भी एक तरीके से रुक सा गया है। तो जब ट्रैवलिंग बैन है, शिपिंग काम नहीं कर रही है सही से, ना रोडवेज सही से चल रहा है, ना रेलवेज, तो आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट होने वाला है इन सब चीजों से। पर्टिकुलरली जो रिटेल ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, रिक्रिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, इन पे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है। जबकि कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ऐसी इंडस्ट्रीज मोर देन क्वार्टर जॉब्स अवेलेबल कराती हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। अब एक जो चीज देखने को मिली है इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के रूप में, वो ये है कि ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा लो हो गए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में चले गए हैं, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो कोविड-19 है उसने ग्लोबल इकोनॉमी को, इनफैक्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 के अंदर आया था उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। अब क्योंकि प्राइसेस ऑयल की इतनी ज्यादा कोलैप्स कर गई हैं कि जो नेशन सिर्फ ऑयल की सेल पे डिपेंडेंट थे, उनके लिए ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन होने वाली है, और इसकी वजह से वहां पे पोवर्टी भी इंक्रीज होगी, और इनफैक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी है वहां पे, लाइक इराक, वेनेजुएला यहाँ पे। और ये जो नेगेटिव प्राइस हुई है ऑयल की, वो एक तरीके से इस वजह से हुई है क्योंकि वो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो गया है। इतनी ज्यादा स्टोरेज हुई है ऑयल की और डिमांड एकदम से लो हो गई है। तो अब सेलर्स इनफैक्ट डॉलर पे करेंगे ऑयल को परचेज करने के लिए, यानी कि बायर को सेलर मनी देगा कि आप यहाँ से पैसा भी लीजिए और ऑयल भी लीजिए, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है सेलर्स के पास में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अब उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है उस स्टोरेज को रखना। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट अगर लाइवलीहुड पे देखा जाए लोगों की, तो वो काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन होने वाली है। अगर ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 1.25 बिलियन पीपल एटलीस्ट ऐसे हैं जो ड्रास्टिक कट देखेंगे अपनी पेमेंट के ऊपर, या फिर निकाले भी जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी रेज हो सकती है इस कोविड-19 की वजह से, और जो ग्रेट लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से। इनफैक्ट ILO ने ये भी प्रोजेक्ट किया है कि जो वर्कर्स हैं वो लूज करेंगे अपनी इनकम एटलीस्ट $3.4 ट्रिलियन। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब क्योंकि हर कोई फॉर्मल सेक्टर के नहीं अंदर होता है, और ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट्स ऐसे नहीं होती जहां पे एक प्रोटेक्शन दी जाए, तो इसकी वजह से आगे चल के काफी सीरियस इश्यूज होने वाले हैं, और वर्ल्ड एक हंगर और डेस्टिट्यूशन को फेस कर सकता है। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब फॉर्म किया गया था। इसी के साथ अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्टडी रिलीज की थी अलॉन्ग विद ऑक्सफैम, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और फोकस में रखती है एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पुअर्टी। तो दोनों ने मिलकर ये शो किया है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 20% तक इनकम और कंजप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। उसका रीजन यही है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे सेक्टर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं, और उसकी वजह से डिमांड पे भी इम्पैक्ट होगा। और इससे ये भी कंक्लूजन निकल सकता है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो रह रहे हैं पुअर्टी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाए बिटवीन 420 मिलियन टू 580 मिलियन। और ऐसा पिछले 30 साल में पहली बार होगा जब इतने ज्यादा लोग पुअर्टी के अंदर इंक्रीज होने वाले हैं। साथ में ये भी पहली बार होगा कि इतना रैपिडली ये पुअर्टी इंक्रीमेंट हुआ है।
और इसी सिनेरियो की वजह से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बिल्डअप हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस करे, जिसकी वजह से जॉब लॉस ना हो और ये जो पॉवर्टी है उसको रोका जा सके। बट फिर भी ये सब इनसफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने ये भी कहा है कि ग्लोबल स्टोरेज ऑफ फूड नहीं है, नॉट स्टोरेज, इट इज शॉर्टेज। यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल शॉर्टेज नहीं है फूड का। सीरियल्स की प्रोडक्शन के अंदर एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज आया है। इनफैक्ट जो मेजर ग्रेन्स हैं उनका स्टॉक भी ऑलमोस्ट 100% हाइयर है देन दे वर ड्यूरिंग द क्रेडिट क्राइसिस। बट प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई चेन के अंदर एक ब्रेक आ गया है, उसकी वजह से जो प्रोसेस्ड फूड और मीट प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो लोकल फूड चेन को री एनर्जाइज कर सकते हैं और जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो आप ग्लोबल की जगह पे लोकल फूड चेन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट जो एंग्जाइटी है क्राइसिस से रिलेटेड और एक लैक ऑफ मनी हो गया है, मनी की शॉर्टेज हो गई, इस वजह से फूड प्राइसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। जो शुगर प्राइसेस हैं वो फॉल कर गई हैं ऑलमोस्ट 20% और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 15% ड्रॉप उसमें देखा गया है। और ये सिनेरियो इसलिए नहीं है कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर मनी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो उसको परचेज नहीं कर पा रही। अब देखते हैं सस्पिशियस कंडक्ट ऑफ चाइना। तो पिछले काफ़ी सारे वीक से ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फिर से रीस्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट वुहान में भी वो सब अपने एक्शंस में आ गई हैं, जबकि बाकी कंट्रीज में हालत ऐसी है कि वहाँ पे लॉकडाउन का फेज है वो एटलीस्ट 2 मंथ आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो रहता है जहाँ पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अपनी पोजीशन इंप्रूव करने में लगा है, वहीं बाकी जो कंट्रीज हैं वो सभी लॉकडाउन के इम्पैक्ट के अंदर हैं, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर और भी ज़्यादा कंसोलिडेट कर ले। इनफैक्ट पास्ट इवेंट अगर हम देखें तो जो 2 मेजर इवेंट्स हुए हैं, 9/11 का अटैक एंड 2008-9 का जो ग्लोबल रिसेशन हुआ है, उसके अंदर हर बार चाइना एक स्ट्रॉन्गर और मेजर इकोनॉमी बन के उभरा है। तो हो सकता है वही सिनेरियो अब हो जाए। अब क्योंकि ऐसे इवेंट के बाद में चाइना ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया था, तो हमें ऑब्वियसली देखने को मिलता है कि इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर आफ्टर 2008। तो हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग, उनका जो ड्रीम है ग्लोबल लीडर बनने का, दैट मे कम ट्रू। अब क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड है चाइना का, एक्सप्लिसिटली देखें या इम्प्लिसिटली से उनको देखें, वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि यूएस वार एक तरीके से ट्रेड वार चली है यूएस के साथ में। तो चाइना हर वो कोशिश करेगा कि वो अपनी ग्रोथ को फिर से एनर्जाइज कर पाए। तो कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा वरी है कि चाइना हो सकता है फिर से एक सुपर पावर बन के उभरे और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज के साथ में आए। साथ में ये भी हो सकता है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक को जिस तरीके से हैंडल किया गया चाइना के अंदर, टाइमली रिपोर्ट नहीं किया गया, वर्ल्ड को अवेयर नहीं करवाया गया, उससे जो चाइना का इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को चाइना से डिसएंगेज भी कर दें। तो पूरा सिनेरियो तभी क्लियर हो पाएगा जब एक बार ये कोविड-19 पेंडेमिक वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा। अब वो इकोनॉमिक रेस्क्यू प्लान्स देख लेते हैं जिनसे कुछ रिलीफ मिल सकती है या ग्लोबली कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। तो ऑक्सफैम जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सजेस्ट किया है प्लान, एक इकोनॉमिक रेस्क्यू प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट उसका बोलता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उसको अपनी पीपल को कैश देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो गई है, जिससे सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट भी इंक्रीज होगा।
हाँ, इससे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये जो कैश डिस्बर्समेंट है या फिर ये जो कैश देना है लोगों के हाथ में, उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इसकी जगह पे एक बेटर ऑप्शन ये भी हो सकता है, जैसा केरला ने और कुछ कंट्रीज जैसे वेनेजुएला एंड चाइना ने किया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कैश ना दे के फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया डायरेक्टली उनको जिनको उसकी ज़रूरत थी। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट को बेल आउट करने की ज़रूरत है बिजनेसेस को या फिर कंपनीज को अगर फंड दिया जाता है या बेल आउट उनका किया जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ एक ये हो सकती है कि वहाँ पे जो कैश दिया गया है कॉर्पोरेट्स और बैंक्स को, वहाँ पे बहुत ही लिटिल इंटेंशन है कि स्पेंडिंग इमीडिएटली हो जाए, और ऐसा नहीं होगा तो एक इन्फ्लेशन जो है प्राइसेस के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। साथ में ऑक्सफैम ने ये भी कहा है कि प्रायोरिटी दी जाए स्मॉल बिजनेसेस को। साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो सेक्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल सर्विसेज देते हैं उनका नेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर। इसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जैसे वो मनी पंप करे लार्ज कॉर्पोरेट्स के अंदर, वहाँ पे वो अपना इक्विटी शेयर भी डिपार्ट कर सकती है उस कॉर्पोरेशन के अंदर, जिससे नेशनलाइजेशन भी हो सकता है, कॉर्पोरेट्स या बिजनेसेस का बेल आउट भी हो सकता है और इसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई भी सही हो सकती है। थर्ड पॉइंट में ऑक्सफैम कहता है क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी वास्ट सपोर्ट देना पड़ेगा तो हो सकता है उनको फंड अरेंज करने में प्रॉब्लम हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ डेट होना चाहिए। इनफैक्ट एफटीआई भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और डिक्लाइन किया है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इन कंट्रीज की एज जो है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए 0.7% ऑफ जीडीपी। लेकिन देखना यहाँ पे ये होगा कि जो रिच नेशंस हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ भी विटनेस किया जाएगा। नाउ उनका फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो काफ़ी रिच पीपल हैं उनके ऊपर सॉलिडरिटी टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है ताकि फंड पंप किए जा सके सिस्टम के अंदर, और ये जो इतनी ज़्यादा स्लो डाउन की प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में फाइट किया जा सके। हाँ, लेकिन ये भी एक कंसर्न है कि इससे इतना ज़्यादा मनी भी नहीं आ सकता जितना ज़रूरी होगा पोस्ट कोविड-19 एरा के अंदर। इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि जो फर्म टैक्स हेवन का ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस क्राइसिस की वजह से उस पर फाइनेंस किया जा सके। फाइनली ऑक्सफैम ये कहता है कि आईएमएफ को इशू करना चाहिए अराउंड $1 ट्रिलियन इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स ताकि एक इकोनॉमिक स्टिमुलेशन आ सके ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। और ये एक अच्छे आइडिया के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि एफटीआर जो हैं वो एक फॉर्म ऑफ डेट नहीं है और ना ही वो सिर्फ रिच नेशंस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि एफटीआर ज़रूरी नहीं है कि इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, क्योंकि जब 2009 के अंदर आईएमएफ ने 183 बिलियन एफटीआर को इशू किया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 60% रिचेस्ट कंट्रीज के पास में गए थे और सिर्फ 8.8% लो इनकम कंट्रीज के पास गए थे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एफटीआर का वो भी देखना होगा। तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा एफटीआर या फिर मनी पुअरेस्ट कंट्रीज के साइड में डाइवर्ट हो। इनफैक्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है उसने एक्सफॉर्म से भी अहेड जाके ये कहा है कि आईएमएफ को इश्यू करने चाहिए $3 ट्रिलियन इन द फॉर्म ऑफ एफटीआर, क्योंकि इसकी वजह से क्विकली और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सभी कंट्रीज को ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़े इस वायरस से डील करने के लिए। और ये एफटीआर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हो सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरीके से हेल्प कर सकती है, स्टिमुलेट कर सकती हैं इस क्राइसिस की सिचुएशन में। साथ में आपको ये भी पता करना चाहिए कि एफटीआर होते क्या हैं और उसमें कौन कौन सी करेंसीज को इन्वॉल्व किया गया है। लेटेस्ट में चाइना की करेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसका क्वेश्चन उस ईयर में यूपीएससी ने पूछा भी था। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए बोल्डनेस की भी ज़रूरत है और अब सभी कंट्रीज की आय चाइना की तरफ है जो एबल हो पाया है अपनी इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए। हर
अभी एक्यूरेटली हमें कुछ नहीं पता कि वहाँ पे आउटब्रेक कैसा है, क्या वहाँ पे पोजीशन है, क्योंकि वो ट्रुथ रिवील नहीं करता। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना ने कैसे फंडिंग किया है सोशल प्रोग्राम्स का इतने लंबे लॉकडाउन के अंदर। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है वो साथ में काम किया है ऑथोरिटेरियन कलरेशन से, क्योंकि चाइना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने सिटीजन्स के ऊपर डिक्टेट करता है। नाउ लास्ट में वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो अभी हमने जितना भी एनालिसिस किया है, जितना भी हमने डिस्कस किया है, सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑयल प्राइसेस, एग्रीकल्चर, उन सब से ये क्लियर हो गया है कि कोविड-19 ने ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इस ईयर के अंदर, और कमिंग ईयर्स में भी वो उसको इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है इस टाइम के लिए कि वैक्सीन डेवलप की जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इस हेल्थ हैजार्ड को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के साथ में जो रेस्क्यू इकोनॉमिक प्लान्स हैं उसको भी सस्टेनेबली एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से डिरेल हो गई है वो अपने ट्रैक पे आ पाए। इसी के साथ में कोविड-19 ने हमें फोर्स किया है इस बारे में सोचने के लिए कि इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विसेज के अंदर हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्योंकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स जो सिचुएशंस होती हैं वो इकोनॉमी साथ में सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप यू गाइस आर लाइकिंग द लेक्चर। अब लास्ट में देख लेते हैं कि नेक्स्ट संडे को हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं कि कोविड-19 का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जो आएगा 3 मई को। सो स्टे ट्यून विद अस, subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. Please like, comment and share the video. If you have any kind of doubt, please ask in the comment section below. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.